सबसे पहले इसमें हम विज्ञान के बारे में, विज्ञान में क्या है रसायन, हम रसायन शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। रसायन शास्त्र जो है रसायन और शास्त्र से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर? रसायन और शास्त्र। रसायन का मतलब होता है परमाणु और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान या अध्ययन। तो हम परमाणु के अध्ययन को जो पढ़ते हैं ना, इसी को रसायन शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र बोलते हैं। ठीक है ना। अब रसायन जो है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है। रसायन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिकी रसायन। इसका सेशन अकार्बनिक में किसके बारे में चर्चा करते हैं? अकार्बनिक, इसमें कार्बन से बने यौगिक का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में किसके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं? के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। अकार्बनिक रसायन क्या है? इसमें कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के जो है ना, तत्वों के अध्ययन होता है। क्या होता है? कार्बन को छोड़कर बाकी सभी जो है तत्व उसका अध्ययन करते हैं। किसमें? अकार्बनिक रसायन में। एगो भौतिकी रसायन होता है। भौतिकी रसायन में क्या होता है? इसमें रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन और नियमों का अध्ययन करते हैं। समझ गए ना। तो आपको इतना क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि रसायन कितने भाग में कौन कौन है। ये आगे चल के पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। रसायन विज्ञान। अब विज्ञान के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेना है। तो जानिए विज्ञान, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, मतलब रसायन विज्ञान, यानी कि विज्ञान, रसायन विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, सूचना, गुण और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में परिवर्तन होते हैं। अब रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा गया है, ये भी जान लीजिए। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जो जनक है एंटोनिक लेवोजियर को रसायन का जनक कहा गया है, रसायन विज्ञान का जनक कहा गया है, जिन्होंने ऑक्सीजन की भूमिका, दहन और द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज की थी। कौन? एंटोनिक लेवोजियर जो थे, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण, दहन, ऑक्सीजन की भूमिका, इस सब का खोज किसने किया था? तो एंटोनिक लेवोजियर ने। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम लोग। अब जानते हैं परिवर्तन के कारण। परिवर्तन जो होते हैं बहुत सारे हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में, मतलब आसपास भी देखने को मिलता है। बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा। इसे परिवर्तन को मुख्य रूप से 2 भाग में बांट दिया गया है। एक होता है भौतिकी परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिकी परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम रसायन का है तो इसलिए भौतिक को जाने के रसायन में विस्तार से पढ़ना है। तो फिजिकल चेंजेस मतलब भौतिक परिवर्तन को है, इसमें पदार्थ की देखिएगा। हम अगर आपको पढ़ाने का सीधा सा है, भौतिक परिवर्तन क्या है? जो मिल जाए, जो फिर से मिल जाए वो भौतिकी परिवर्तन है। जो न मिल पाए, पुनः फिर दोबारा न मिल पाए, उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके हिसाब से जानते हैं इसमें इसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव या आकार बदलता है तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक पदार्थ से क्या कोई नया पदार्थ बनता है? नहीं बदलता है, लेकिन इसका आकार जो है बदलता है। जैसे ठोस से द्रव हो जाएगा, द्रव से गैस हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या उससे नया कुछ पदार्थ बनेगा? नहीं। जैसे आप देखिएगा, उदाहरण के तौर पर लीजिएगा, बर्फ का पानी, बर्फ का जो है, बर्फ के पानी है जो ना, बर्फ जो है पानी में बदल जाता है, फिर पानी जो है वो बर्फ में बदल जाएगा ना। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि जिस अवस्था में थे उसको फिर से आप चाहे तो उस अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है ना। बर्फ को अगर पानी बना दिए तो फिर पानी को आप बर्फ बना सकते हैं ना। उसी तरह मोमबत्ती को पिघलना, फिर मोमबत्ती जब जमा हुआ उसको पिघला सकते हैं तो उसको फिर से जमा सकते हैं। कागज का फटना, शक्कर का पानी में घुल जाना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसके आप इधर से उधर आप कर सकते हैं। पानी को और चीनी में मिला दिए हैं तो फिर चीनी को अलग आप किसी न किसी विधि से कर सकते हैं ना।
तो ये सब आपके यहाँ भौतिक परिवर्तन में। इसके बाद आप देखिएगा रासायनिक परिवर्तन। इसमें पदार्थ के आंतरिक गुण और संरचना बदल जाती है। इसमें क्या है कि पदार्थ के आंतरिक गुण और संरचना बदल जाता है, जिसके कारण एक नया पदार्थ का बन जाता है। जिसके कारण क्या होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे में आप देखिएगा दूध से दही में जमना, दूध से दही में जम जाने के बाद क्या दही फिर दूध बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए भौतिक परिवर्तन में क्या था, भौतिक परिवर्तन में जो था, ये सिंपल सी बात था कि उसमें पानी से अगर दूध से दही बनता तो दही से भी दूध बन जाता। लेकिन इसमें क्या है, दूध से दही बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अब जो नहीं बन पाता है फिर वो अपनी अवस्था में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रसायन परिवर्तन बोलते हैं। जैसे देखिए दूध से दही का जमना, लोहे पे दूध से दही का जमना, लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना और फलों का पकना। क्या फल जो पक जाता है फिर से कच्चा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो ऐसे ही चीज जो जिस अवस्था में था पुनः उस अवस्था में न वापस लौटता है, इसको क्या बोलते हैं हम? रासायनिक परिवर्तन। और जो पुनः अवस्था में अपनी वापस अवस्था में आ जाता है उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। यहाँ तक विशेष जानकारी हमको रसायन के बारे में था। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं आपके रासायनिक समीकरण जो आपके चैप्टर से है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये आपको बताया जाए। रासायनिक अभिक्रिया कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा आप, जैसे हम कहेंगे कि नींबू का रस जब पानी में मिल जाता है तो उसका स्वाद बदल जाता है ना। उसी तरह चीनी डाल देते हैं नमक में तो भी उसका स्वाद बदल जाता है। तो इस तरह से जो भी अभिक्रिया होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। सिंपल सा है, आपका रिवीजन क्लास है इसलिए इसको विस्तार से ना सिंपल सा रिवीजन करते चलते हैं। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। अभिकारक, जब कोई पदार्थ को क्या करते हैं, जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं एक नए पदार्थ बनते हैं ना, इसी में अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। अभिकारक का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जो बनता है, मतलब किसी भी अभिक्रिया में दो पदार्थ होते हैं, वही दोनों भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और जो उससे नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। जैसे नमक और जल हम ले सकते हैं। नमक प्लस जल, अगर नमक को जल में घुलाते हैं तो ये दोनों जो नमक और जल है ये आपका क्या हो गया? अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक। जब नमक और जल को जब बनाइएगा एक तरह का आपका शरबत बन जाता है ना। नमकीन बजाय नमकीन क्या होगा? शरबत कहेगा, चाहे उसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो जो ये क्या होगा बनेगा उसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्पाद बोलते हैं। जैसे आगे होगा आपका, देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है इसके बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कुछ लक्षण होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि बुखार है, तो बुखार का कुछ लक्षण दिखाई देता है, आंख चढ़ाता है, देह हाथ में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा जाता है, यही ना, तब हम कहते हैं बुखार है। उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण क्या क्या है, इसके कुछ लक्षण है। देखिएगा, पहला लक्षण है कि रंग में परिवर्तन हो जाएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना किसी भी चीज में तो क्या होगा? रंग में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा चीज आपको देखेगा कि अवस्था में परिवर्तन मिलेगा। क्या मिलेगा? अवस्था में परिवर्तन। तीसरा मिलेगा अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, या तीसरा है गैस का निकलना। ये सब चारों है, ये मुख्य रूप से चार उसमें आपको हर अभिक्रिया में दिखाई देता है। क्या क्या दिखेगा? पहले तो रंग में परिवर्तन, उसके अवक्षेप का बनना या झाग का बनना जिसको बोलते हैं, फिर देखिएगा अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, फिर गैस का निकलना, है सब है। जैसे देखिए अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का रंग बदल जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के लोहे पर जंग लगना, जब लोहा पर जंग लगता है तो लोहा अगर उजला है इसे
तो ये कैसा होने लगता है, भूरा होने लगता है ना। तो लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है, रंग में परिवर्तन। इसमें अवस्था में परिवर्तन देखिए, जब ठोस से द्रव या गैस में बदलता है तो उसका अवस्था बदल जाता है। जैसे बर्फ को देखिए, ठोस है ना बर्फ, और जब वो द्रव में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका अवस्था बदल जाएगा, द्रव हो जाएगा। ठोस से क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। वही कह रहा है अवस्था में परिवर्तन। और छेप का बनना, अघुलनशील ठोस पदार्थ का बनना जैसे अवक्षेप बन जाता है। गैस का निकलना, जब कोई अभिक्रिया से गैस उत्पन्न होता है तो क्या करते हैं, उसको गैस का निकलना कहते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है Zn प्लस H2SO4 से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ZnSO प्लस 4 प्लस H2 निकलता है, तो इसमें से गैस निकलती है। अब देख लीजिएगा, अब एक एक करके हम सिंपल सा सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या है, अवस्था में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन हो द्वारा या के द्वारा अभिलाक्षित होती है। जैसे जब हम मोम को जलाते हैं तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मोम को जलाने से क्या बनता है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह मोम एक ठोस पदार्थ है। मोम क्या है, एक ठोस पदार्थ है, जबकि जल द्रव तथा कार्बन क्या है, गैस पदार्थ है। यही देखिएगा, जब मोम को जला रहे हैं, जलने के बाद क्या होता है, द्रव में बदलता है। द्रव के बाद उससे धुआं जो निकलता है तो क्या होता है, गैस होता है। अब देख रहे हैं ना, ये क्या है, मोम जो है इसका आकार निश्चित होता है, जो द्रव बनता है उसका आकार और निश्चित होता है ना जी। आयतन का निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। लेकिन गैस का क्या है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे आपको यहाँ दिया गया है, आगे देखिए रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन के होने के कारण, दोबारा लिखा गया लेकिन ये दोबारा होता है, क्या है, यहाँ दोबारा होगा, दोबारा समझेंगे, दोबारा। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया रंग में परिवर्तन के द्वारा भी अभिलाक्षित होती है। अभिलाक्षित होने का मतलब कि बदलती है। जैसे जब साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन बैंगनी रंग का हो जाता है। जब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट है, ऐसे साइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, इसका रंग क्या होता है, चेंज हो जा रहा है। रंग क्या होगा, जब इसको दोनों को करेंगे तो इसका रंग गायब हो जाएगा। क्या होगा, दिख रहा है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका रंग नीला है। साइट्रिक अम्ल इसमें जब डालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाता है, या रंग जो बैंगनी रंग जो है वो गायब हो जाता है। देख रहे हैं ना जी, इसका जो बैंगनी रंग है इसमें क्या होगा, गायब हो गया है, क्या उदासीन हो जाता है। जैसे आप देखिएगा आजकल ठंडा ये सब है, उसमें कुछ मिलाइएगा, ऐसा केमिकल है, मिलाने पर उजला हो जाता है पूरा। देखो ये बहुत सारा। अब ताप में परिवर्तन देखिएगा, देखिए रासायनिक अभिक्रिया ताप में परिवर्तन के द्वारा, हर जगह यही कर दिया गया है ना, यह दोबारा है दोबारा भी अभिलिखित होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के, यदि बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। जब बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। अब चूना को जब लाते हैं, देखिए कभी चूना खरीद के लाते हैं पेंट उंट करने के लिए, चाहे से भी पानी में डालिएगा तो बुलबुला छोड़ने लगता है, छोड़ता है ना। इससे क्या होता है, आप कब उसमें हाथ डालिएगा तो आपका हाथ जलने लगेगा, हाथ जलने लगता है। अच्छा सलाई मारिए ना आप, भापने लगेगा। आप कभी कभी देखिएगा कि शीशी में पैक कर दीजिए, वो छेद कर दीजिए, उसको अथी कर दीजिए, अब क्या होगा, तो टेम्परेचर पर जलने लगता है। तो अब क्या है, उससे उष्मा उत्पन्न होते हैं। उष्मा मतलब टेम्परेचर, ताप जिसको कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। जैसे देखिए यहाँ टेम्परेचर बढ़ा गया कितना तक,
अगला है गैस का निकलना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया है गैस का निकालने से अभिलक्षित होते हैं। जैसे देखिए, जब दानेदार जीव की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं। जब किसी चीज में इसमें डाल दिया गया, तो देख लीजिए कि बुलबुला निकल रहा है ना, ये जिंक है, ये पानी है। सबसे पहले पानी यहाँ दिख रहा है ना, क्या है, इसमें पानी है, इसमें जिंक के जो है, जिंक के दाने डाल दिए गए, जिंक के, तो क्या है, इसमें से अभिक्रिया करके इसमें बुलबुला निकलने लगता है। जब भी आप कार्बाइड जिंक को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो बुलबुला ऊपर छोड़ने लगता है। उसी तरह जिंक को जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, इसमें से बुलबुला निकलने लगता है। किसका बुलबुला होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलता है। किसका बुलबुला निकलता है, तो हाइड्रोजन के निकलता है। समझ है ना, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोजन गैस के, जैसे H2O देख रहे हैं, धीरे धीरे ये बुलबुले बहुत सारे हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। आपसे पूछा जाएगा जी, जब दानेदार जिंक है ना, उसको पानी में डालते हैं, किसके बुलबुले निकलते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे कि ऑक्सीजन के निकलेंगे जी, हाइड्रोजन के निकलेंगे। अब जैसे चलते हैं रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। अब धीरे धीरे आप जाना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ से आपका चैप्टर की शुरुआत होने लगा है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके सूत्र एवं प्रतीकों का प्रयोग करते हैं तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम क्या बताए थे कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं ना। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया तो है यहाँ, जैसे दो मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इसमें जो अभिकारक हो जाएगा, कौन होगा, अभिकारक जो होगा आपका मैग्नीशियम और ऑक्साइड अभिकारक होगा। और उत्पाद क्या होगा आपका, नया जो बनता है उसी को उत्पाद बोलते हैं। नया जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जैसे यहाँ पर उत्पाद के रूप में क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका उत्पाद है। वही रासायनिक समीकरण में हम कैसे लिख देते हैं, इसी को हम ना लिखे, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, तो ऐसे हम लिखते का नहीं लिखते, हम सीधे क्या लिखते हैं, Mg+HO2। अब एरो देके मतलब अभिक्रिया कर रहा है, जिधर अभिक्रिया होता है उधर एरो का चिन्ह देते हैं, MgO बनाता है। तो वही कह रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद हो की जगह उनके सूत्रों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पाद के नाम की जगह उसके सूत्रों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, उसके सूत्रों का प्रयोग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे इसमें रासायनिक समीकरण कौन हुआ, ये आपका रासायनिक समीकरण होगा, रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये भी लिखा गया है, लेकिन इसको बोल के लिखा जाता है, शब्दों में लिखा जाता है तो बहुत सारा हो जाता है। आगे जानेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को मुख्य रूप से हम कहा जाए तो समीकरण के आधार पर, देखिए रासायनिक समीकरण को समीकरण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन होता है, एगो असंतुलित रासायनिक समीकरण, एगो संतुलित रासायनिक समीकरण। कितने होते हैं, एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है पहले असंतुलित उसका संतुलित, क्योंकि असंतुलित को थोड़ा सा पढ़ना है, संतुलित विस्तृत से पढ़ना है, इसलिए असंतुलित और फिर संतुलित, ठीक है ना। किसके आधार पर, समीकरण के आधार पर। रासायनिक समीकरण को कितने भाग में बांटा गया है, तो दो भाग में, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देख लीजिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, देखिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादों की द्रव्यमान समान नहीं होते हैं। मतलब अभिकारक एवं उत्पाद का जो होता है द्रव्यमान वो समान नहीं होता है, चाहे बराबर नहीं होता है, उससे क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं।
आपसे पूछा जाए किस समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, एक आध दो बार इसको रिपीट करेंगे, खाए कि हो सकता है अभी तेजी होगा, स्पीड होगा ना, तो थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगी आपकी नथी। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादों को कहना है। उत्पाद आप जानते हैं कि समीकरण में क्या क्या होता है, अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों का मान समान जब हो जाता है तो उसको संतुलित समीकरण बोलते हैं। और जब दोनों का मान अलग हो जाता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं असंतुलित बोलते हैं। जैसे देखेंगे अब इसका है कि Mg+O2 से बन गया है क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखिएगा इसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या देखिए, अभिकारक में Mg का एगो है, एगो है, ऑक्सीजन का एगो है, दो गो है। लेकिन देखिएगा उत्पादन में जो बना है इसमें क्या है, Mg का एगो है, एगो है, और उत्पादन का एगो है, सॉरी O का एगो है एक। अब इसका दोनों का योग कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, लेकिन इसका योग कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो क्या संतुलित है, दोनों बराबर है, नहीं ना है, इसीलिए इसको बोला जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोला गया है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित का मतलब होता है कि जिसका भी परमाणु संख्या समान और इसका भी परमाणु संख्या समान होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। आगे फिर देखेंगे हम संतुलित रासायनिकरण और वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों के द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या आपस में बराबर होते हैं। जैसे आपका कह रहा है कि जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्वों में परमाणु की संख्या बराबर होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिएगा क्या है, ZnH2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस 4 प्लस H2O। ये क्या है आपका अभिकारक है, और उत्पाद में क्या निकल रहा है, निकल रहा है। तो देखिए Zn का है, Zn आपका एगो Z है, एगो हो गया, H का है 2 गया तो 2 हो गया, SO4 का है, S का है 1, O का है 4 तो 4। इसमें देखिए इसमें क्या है आपका, एगो है, एस भी एगो है, H2 होगा, सॉरी इसमें टाइपिंग किया गया है गलत, ताकि इसमें भी H का एगो है, 2 गो है ना, तो 2 गो होगा। अब देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें भी H2 है, 2 है, Zn एक है, एक है, S एक है, एक है, O 4 है, 4 है। अब देख रहे हैं आपको सेम बराबर है, चारों ना, तो इसको क्या बोलेंगे, संतुलित है। रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। कैसे समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें क्या है, कोई परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणु की संख्या जब बराबर होती है तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आ जाते हैं समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कितनी है, तो 2 विधियां हैं। संतुलित करने की कितनी विधि है, तो 2 विधि है, एगो है अनुमान विधि, एगो गणितीय विधि। अनुमान विधि का मतलब कि हम अनुमान से लगाकर, जैसे 2 2 4 हो गया, हम बिना लिखे हुए बता देते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह अनुमान उसको क्या करना है, संतुलित करने की विधि को अनुमानित विधि कहते हैं। गणित में जोड़ घटाव करके या गुणा करके संतुलित करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय विधि बोलते हैं। अब चलते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से रासायनिक समीकरण को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन, तीसरा विस्थापन,
या एकल विस्थापन अभिक्रिया। चौथा आपका द्विप विस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊष्मीय वियोजन क्या है, सॉरी, अब वियोजन है ना, वियोजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन? ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय अपघटन और प्रकाशीय वियोजन। एक प्रकार जो है कोई